लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी किस किस को मैदान में उतारेगी, कौन वो प्रत्याशी रहेंगे, इसको लेकर ये एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है और समाजवादी पार्टी लगातार बैठकों के जरिए चर्चा करने की कोशिश कर रही है कि कौन वो जिताऊ प्रत्याशी होंगे जिन पर दांव लगाया जाएगा। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सपा के रही सीटों पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से अपने गढ़ों को बचाएं और किसी मजबूत प्रत्याशी को दांव लगाएं। ऐसे में आजमगढ़ सीट एक बड़ा चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आजमगढ़ से किसको चुनाव लड़ाया जा सके, क्योंकि आजमगढ़ पे हमेशा से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है शिवपाल सिंह यादव को वहां से मैदान में उतार दिया जाए, क्योंकि शिवपाल यादव ही वो मजबूत चेहरा है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ से टक्कर दे सकते हैं। तो अपने आप में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं और लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए और लोकसभा चुनाव में उनको किस तरीके से टक्कर दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे होने पर आज कौशाम्बी जिले में व्यापारी सम्मेलन आज आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि मंत्री नंदगोपाल नंदी, मंत्री नितिन अग्रवाल और साथ में सांसद विनोद सोनकर वहां पे उपस्थित होंगे। साथ में पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की तरह क्या कार्य किए गए हैं और किन किन उपलब्धियों को पाया गया है, उसी पे आज मंथन होगा। और एक बड़ा सम्मेलन जो कि भरवाड़ी के वरिष्ठ गेस्ट हाउस में होगा, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी के द्वारा आयोजित किया गया है। जाहिर सी बात है कि जो 2 मंत्री और एक सांसद वहां पे उपस्थित होंगे और साथ में उन 9 सालों की उपलब्धियां गिनी जाएंगी और उन 9 साल की उपलब्धियों में क्या क्या कार्य हुए, किस तरह के कार्य हुए, उन्हीं के बारे में जनता को जागरूक किया जाएगा कि इन उपलब्धियों को 9 साल में हमने पूरा किया और क्या क्या चीज़ बची रह गई जिनको आगे हमें पूरा करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पूरे प्रदेश भर की विद्युत व्यवस्था को लेकर समीक्षा की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को तलब किया था। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर खासा नाराजगी भी जताई थी। हालांकि पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आज अचानक से मध्यांचल पहुंचे और उन अफसरों की उपस्थिति भी देखी जिनकी तैनाती यहां पर है। सीधे तौर पर ए.के. शर्मा ने आज कई सीटों पर जाकर देखा कि वास्तव में विद्युत विभाग के अधिकारी अपनी सीट पर हैं या नहीं, जिसके बाद कहीं न कहीं मध्यांचल मुख्यालय में हड़कंप मच गया। बड़े पैमाने पर अधिकारी और कर्मचारी ऐसे थे जो कि कार्यालय में भी नहीं थे, लेकिन मंत्री के आने के बाद लगातार कर्मचारियों और अधिकारियों के पहुंचने का दौर भी जारी है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद ए.के. शर्मा क्या कुछ कदम ऐसे अधिकारियों के पर उठाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ में भी लगातार विद्युत व्यवस्था को लेकर राजधानी पुलिस को चुनौती देते हुए सिविल कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी में 3 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था जो पूरी जांच करेंगे। हालांकि एसआईटी गठन के समय 7 दिन का समय दिया गया था कि एसआईटी 7 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, लेकिन 7 दिन का समय बीत गया है और एसआईटी पूरी जांच नहीं कर पाई। इसलिए एसआईटी की जांच का समय बढ़ाया गया है। एक बार फिर से एसआईटी को और 7 दिन दिए गए हैं ताकि वो गहनता के साथ जांच पड़ताल करके शासन को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे कहां चूक हुई है। अब देखना होगा एसआईटी जब अपनी जांच रिपोर्ट पूरी करेगी, उसके बाद जब शासन को ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो क्या कुछ अहम तथ्य एसआईटी अपने जांच रिपोर्ट में लिखती है। बिना परमिशन के सैकड़ों पेड़ काटने वाले मेट्रो अधिकारियों को मेयर कमला पांडे के गुस्सा का सामना करना पड़ा। मेट्रो अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मेयर कमला पांडे ने कनपुरिया अंदाज में मेट्रो अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही उनको उस कमरे में एसी और पंखे बंद कराकर उन्हें गर्मी का एहसास दिलाया कि किस तरह से गर्मी के दर्द जो कानपुर वासी झेल रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों के लिए जो चाय व नाश्ता या उन कर्मचारियों को नाश्ते सहित बाहर कर दिया और 2 घंटे तक मेट्रो अधिकारियों को बिना एसी और पंखे वाले कमरे में बैठाया और गर्मी का एहसास दिलाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जूही से लेकर नौबस्ता के बीच जो मेट्रो लाइन बिछाई जा रही है उसके साइड में जो सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं उनको आखिर कहाँ लगाया गया, क्योंकि पेड़ काटने के एवज में पेड़ लगाने का निर्देश था। लेकिन उसके बाद मेट्रो अधिकारियों ने पेड़ तो कटवा दिए लेकिन पेड़ कहीं लगाए नहीं, जिसको लेकर मेयर कमला पांडे ने कनपुरिया अंदाज में फटकार लगाई और पेड़ लगाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि
जो मेट्रो लाइन ब्रिजेंस रूप पार्क बिछाई जा रही है, वहाँ की दुर्दशा देखने वाली है। वहाँ पर पूरी ब्रिजेंस पार्क जो वो पूरी खस्ताहाल स्थिति में, आखिर उसको ठीक क्यों नहीं किया। इन सभी मुद्दों को लेकर मेयर कमला पांडे ने कनपुरिया अंदाज में मेट्रो अधिकारियों को लताड़ लगाई और साथ ही मेट्रो के साथ साथ पेड़ लगाने के निर्देश दिए और जल्द ही पेड़ लगाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जिस तरह राजस्व का हानि किया जा रहा है उसकी वसूली मेट्रो अधिकारियों से की। समाजवादी पार्टी के 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज सपा जिला सचिव फराज खान के घर जाकर के उसके परिजनों से मुलाकात करेगा। आपको बता दें, फराज खान को मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी व उसकी पत्नी निखत अंसारी के जेल मिलन कांड मामले में सहयोग के आरोप में फराज खान को जेल पर बंद कर दिया है, जिसको लेकर के विकास प्राधिकरण की टीम ने रोड से 4 मीटर अवैध तरीके से कब्जा करने के आरोप में उसके मकान को ढहा दिया गया था, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल फराज खान के परिजनों के यहाँ भेजा है, जो मुलाकात करेंगे। इसके बाद उसकी पूरी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव को सौंपेंगे। इसकी चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव आलोक कुमार शनिवार को जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक करते हुए इलाज संबंधी जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को पढ़ाने को लेकर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जालौन में मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग होम कॉलेज में जल्दी भवन बनाया जाएगा, जिसको लेकर जगह चिन्हित की जा चुकी है और उसका प्रपोजल भी शासन को भेजा जा चुका है। वहीं मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता का सेक्स टेप मामला लगातार सुर्खियों में है। मेरठ से अगर बात की जाए इस वक्त की, तो नाबालिग को फिलहाल नारी निकेतन में रखा गया है। 164 के बयान में बड़ा खुलासा किया है। 2 भाजपा के बड़े नेताओं के नाम नाबालिग ने 164 के बयान में लिए हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 164 के बयान के बाद पुलिस हरकत में आई है। 27 तारीख को नाबालिग के एक रिलेटिव ने अपहरण की तहरीर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही, जिसके बाद मीडिया में खबर चलने के बाद पुलिस नाबालिग को ढूंढती है और उसके बाद 164 के बयान कराती है, जिसमें नाबालिग बड़ा खुलासा करती है। रमेश चंद्र गुप्ता के साथ साथ उसके 2 सहयोगी और हैं जो लगातार यौन शोषण नाबालिग के साथ कर रहे थे। नाबालिग ने 164 के बयान में बड़ा खुलासा किया है, उस पर अब पुलिस काम कर रही है। सवाल यह है कि अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पॉक्सो एक्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर बयान हुआ है, नाबालिग बच्ची है, उसके साथ काफ़ी लंबे समय से यौन शोषण किया जा रहा था। रमेश चंद्र गुप्ता मेरठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर था। बार एसोसिएशन की बात की जाए तो अभी तक रमेश चंद्र गुप्ता को वहां से हटा दिया गया है, इस्तीफा ले लिया गया है। साथ ही बार काउंसिल के लिए उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए भी पत्र भेजा जा चुका। आगरा में भी सिपाही के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि जनपद आगरा के थाना नेवौरा थाना क्षेत्र में एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। वहीं पर पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को तैनात की गई थी, तो वहीं कुछ असामाजिक तत्व लड़के वहां पर हुड़दंग करने लगे। जब ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों ने उनसे हंगामा करने के लिए मना किया तो वह सिपाही से गाली गलौज करने लगे। जब सिपाही ने गाली गलौज का विरोध किया तो वह लोगों ने सिपाहियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट ही नहीं, सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी, जिसके बाद कांस्टेबल की तहरीर पर 3 नामजद लोगों सहित 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। टाइगर रिजर्व 15 जून से बंद हो गया है। टूरिस्ट का आना जाना भी जो है बंद कर दिया गया है। बरसात के मौसम को देखते हुए अब 15 नवंबर के बाद ही यहाँ टूरिस्ट आकर के टाइगर रिजर्व का लुत्फ उठा सकेंगे। लेकिन वहीं टाइगर रिजर्व के साथ वहाँ वन जो कर्मी है, जो दैनिक श्रमिक कार्य करते हैं, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए हैं, दैनिक रूप से श्रमिक करते हैं टाइगर रिजर्व में, वहीं उनके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 1 दिन का धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया और कार्य का बहिष्कार किया। उनका कहना है कि मई 2023 तक का, अगस्त 2022 से अभी तक का उनको जो श्रमिक का है वो उनको पैसा नहीं मिला है। और वहीं महोफ जो रेंज है, दिवरिया रेंज है, हरिपुर रेंज है,
और इसके साथ माला रेंज है, 5 रेंजों में लगातार कार्य करते रहे, लेकिन उनका श्रमिक उनको नहीं मिला है, जिसको लेकर के आज मुस्तफाबाद में उन्होंने 1 दिन के कार्य का बहिष्कार कर दिया है। उनका कहना है कि डीएफओ के आश्वासन के बाद ये कहा गया था कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन, अभी तक आश्वासन ही रहा है, कोई पैसा उनको अभी तक नहीं मिला है। तो जिसको लेकर के मुस्तफाबाद में उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। टाइगर हमीरपुर जिले में 2 शादी वाले घरों में अचानक सन्नाटा छा गया। दूल्हा और गाड़ी फूलों से सजकर तैयार थी। बैंड बाजे के साथ बारात के घर जाने को तैयार हो रही थी। इसी दौरान खबर आई कि ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई दुल्हन प्रेमी के संग फरार हो गई। दुल्हन के फरार होने की खबर सुनते ही दुल्हन और दूल्हे पक्ष पर सन्नाटा पसर गया। दोनों पक्ष काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद थाने पहुंच गए। काफ़ी खोजबीन के बाद भागी हुई दुल्हन पुलिस के हाथ भी नहीं लगी और दोनों तरफ सजे हुए मंडप और पंडाल बंद करा दिए गए। आपको बता दें कि पूरा मामला हमीरपुर जिले के सतर कोतवाली क्षेत्र का है। दूल्हा पक्ष पुराना बेतवा घाट का रहने वाला है। दूल्हे मोहित की शादी पुराने बेतवा घाट की लड़की कविता के साथ तय हुई थी। शुक्रवार की शाम दुल्हन को तैयार कराने के लिए उसके परिजन ब्यूटी पार्लर ले गए थे। ब्यूटी पार्लर से दुल्हन कविता मौका देखते ही फुर्र हो गई। गोंडा के कटरा थाना क्षेत्र के मिहिलालपुरवा गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला द्वारा जो है दीवार गिराई जा रही है। इस पूरे वीडियो वायरल होने पर जब कटरा थाना अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये दोनों आपस में सगे भाई थे। एक भाई को उनके पिता द्वारा ज़मीन से बेदखल किया गया था। ज़मीन से बेदखल करने के बाद में एक भाई वहाँ पर निर्माण कर रहा था, जिसको लेकर के महिला दीवार गिराती हुई जो दिख रही है। और इसमें दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर, एक भाई ने दूसरे भाई पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, वहीं दूसरे भाई ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। आपसी जमीनी विवाद का पूरा मामला है और आज समाधान दिवस में दोनों भाइयों को बुलाया गया है और दोनों भाइयों को बुलाकर समाधान दिवस पर समाधान कराने की बात कही गई है। बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र पिचौर का गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता रिजवाना की मौत में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने इसके शव को कब्र से खुदवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाली विवाहिता रिजवाना की शादी पिचौर का गांव में हुई थी, जिसकी 5 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अब उसकी मौत पर नया मोड़ आया है। उसके भाई ने एक शिकायती पत्र देकर बागपत डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से गुहार लगाई। इसी के चलते हुए आज उसके शव को कब्र से खोदकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब जो विवाहिता रिजवाना की मौत का राज अब जल्द ही खुलने वाला है। बाराबंकी में आज भीषण सड़क हादसे में 2 की मौके पर हुई जलकर मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा। पूरा मामला बाराबंकी जनपद के रामतनई घाट थाना क्षेत्र के रानीमऊ गांव के पास अयोध्या लखनऊ हाईवे का है, जहां पर आज सुबह तड़के करीब 3 बजे तेज रफ्तार टेलर व डीजल टैंकर में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें डीजल टैंकर व टेलर में भीषण आग लग गई। इस दौरान टेलर चालक व क्लीनर की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि डीजल टैंकर चालक गंभीर रूप से झुलस गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व फायर कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान पुलिस ने टेलर चालक व क्लीनर के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव लुहारी में आज एक कच्चा मकान धराकर गिर पड़ा और इस मकान के नीचे एक पूरा परिवार, जिसमें एक महिला, उसके 2 बच्चे थे, वो दब गए हैं इस मलबे के नीचे। आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों को और उस महिला को वहां से निकाला है। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में सभी घायलों का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये मकान काफ़ी दिन से कच्चा था, लेकिन जो मकान मालिक था वो एक मजदूर है और वो मरम्मत नहीं करा पा रहा था। अब जो तीनों घायल हैं वो एक गंभीर हालत में, उनका उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में। यूपी के बुलंदशहर में उस टाइम हड़कंप मच गया, जहां सिकंदराबाद की औद्योगिक क्षेत्र के गांव सिवाला में एक युवक बदायूं क्षेत्र का रहने वाला अपनी पत्नी की हत्या कर बंद कमरे में फरार हो गया। जहां रीता की शादी 5 साल पहले हुई थी, 2 बच्चों को लेकर मौके से फरार हो गया। रीता को बंद कमरे में मौके से फरार हो गया पति।
पुलिस फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, घटना की जानकारी ले रही है। हालांकि आपको बता दें कि रीता का पति बदायूं क्षेत्र का है और बुलंदशहर की सिकंदराबाद औद्योगिक में एक कंपनी में काम करता था। देर रात को लेकर विवाद बताया जा रहा है। विवाद इतना हो गया, दोनों ही पति पत्नी में गहरा विवाद हो गया, जहां पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारकर 2 बच्चों को लेकर फरार हो गया। हालांकि पूरे मामले को देखा जाए, पुलिस मौके पर पहुंची है, घटना के फोरेंसिक टीम मौके पर है और फोरेंसिक टीम घटना की जानकारी जुटा रही है, साक्ष्य जुटा रही है। अब देखना होगा कि पंचनामा की कार्रवाई कर रीता को पोस्टमार्टम हाउस बुलंदशहर भेज दिया है। हालांकि पूरे मामले को देखा जाए, पुलिस उसके पति को गिरफ्तारी के लिए 2 टीम गठित की है, शीघ्र गिरफ्तारी करने का दावा किया जा रहा है। ये पूरा मामला जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के शिवाला गांव का बताया जा रहा है। ज़मीनी विवाद निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं और जिला प्रशासन इस पर गंभीर नहीं होता, लेकिन जब ये छोटे छोटे मामले बड़ी घटना का रूप लेते हैं तब जिला प्रशासन जागता है और कार्रवाई करने के लिए आतुर दिखाई पड़ता है। लेकिन ताज़ा मामला रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के संधी राम का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले संतोष ने अपने पारिवारिक ज़मीनी विवाद को जो कि कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन कोर्ट की अवहेलना कर विपक्षीगण उस पर लगातार कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर वो थाने से लेकर जिला प्रशासन तक के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने के बाद उसको आश्वस्त जरूर किया गया है कि ये मामला संज्ञान में आया है, कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस पर आखिर कार्रवाई क्या होती है।